हेमंता बिस्वा शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो हेमंता बिस्वा शर्मा का है। एक समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल भी पकड़ नहीं हुआ करती थी। And we have seen large scale of inflation in West Bengal, Bihar and Assam. Today demography is fast changing in those regions. We are sufferer of changing demography. लेकिन अगर आप आज के दिन वहाँ के स्टेट को देखें तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी एनालाइज की हर एक स्टेट में सरकार है और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की वजह से। Assam's identity will not be recognized only with Assam tea. It will also be recognized as the semiconductor chips of India. लेकिन क्या आपको पता है इसी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर एक समय दो टाडा के केस इनके ऊपर लगाए गए थे और इसी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि ये एक समय पे उल्फा को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे। उल्फा यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जो कि शस्त्र उठाकर भारत को तोड़ने की सोचते हैं और कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनके ऊपर आज तक केसेस चल रहे हैं, लेकिन भारत की जनता को वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक नाम हेमंता बिस्वा शर्मा भी है। ये वही नेता है जो एक समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला करते थे और बहुत ही सेकुलर पॉलिटिशियन माने जाते थे हेमंता बिस्वा शर्मा। और 2013 में जब नरेंद्र मोदी खड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो वो ये बात भी बोले थे वो कभी भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को असम में एंट्री करने नहीं देगी। वो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो भी पार्टी करती है उसके सख्त खिलाफ है, लेकिन ऐसा ही कुछ जीवन रहा है हेमंता बिस्वा शर्मा का। उनको जहां पर भी फायदा दिखा है वहां पर वो पलटने की राजनीति करते हैं। एक किस्सा है एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति का जो दिखने में बिल्कुल साधारण दिखते हैं, लेकिन ग्रास रूट पर इनकी पकड़ बाकी पॉलिटिशियन से बहुत ज्यादा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के डार्क पास्ट के बारे में। 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो, हमारा संविधान कभी अलाउ नहीं करता। तो आप जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, ये भी एक गलत मिशन है। भारत को कोई हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। 6000 साल से ही भारत हिंदू सिविलाइजेशन ही है। 1 फरवरी 1969 हेमंता बिस्वा शर्मा का जन्म असम के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी एक मशहूर पोएट और लेखक भी थे। बचपन से ही उनको पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। कामरूप एकेडमी स्कूल में वो अपनी शुरुआत की पढ़ाई करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे ही अपने पढ़ाई में आगे बढ़ने लगते हैं तो उनकी रुचि पढ़ाई से हटकर पॉलिटिक्स के तरफ जाने लगती है और हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय AASU के साथ जुड़ जाते हैं। AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आपको याद रखना है कि ये वही समय था जिस समय हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ और सिर्फ 10 साल के उम्र के हुआ करते थे और वो यही 10 साल की उम्र में AASU के लिए प्रेस रिलीजेस भी लिखा करते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रफुल्ल कुमार महंता और बिरजू कुमार फुकन से होती है। 10 साल की उम्र में हेमंता बिस्वा शर्मा का बैठना इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ था। उस समय हेमंता को असम का पोस्टर बॉय बना दिया जाता है। उनको वंडर बॉय बोला जाता था असम का, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा कद बहुत कम लोगों का हुआ करता है। इसके बाद फिर समय आ जाता है 1979 का, जब इन्हीं इमिग्रेंट के खिलाफ असम मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें AASU एक बहुत बड़ा हाथ प्ले करता है और उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी शामिल होते हैं। 1985 का समय आते आते कांग्रेस और AASU के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, जिसके बाद ये मूवमेंट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन आपको इस समय ये बात जानने की जरूरत है कि AASU और कांग्रेस सख्त विरोधी थे।
ये एक दूसरे की आइडियोलॉजी से पूरे अलग थे और वो एक दूसरे की कभी सपोर्ट नहीं करते थे। और हेमंता शुरू में AASU के थे। इस मूवमेंट के बाद हेमंता को ये पता चल चुका था कि उनका भविष्य राजनीति में ही है, तो वो अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं। उसके बाद वो राजनीति में जगह तलाशने की कोशिश करते हैं। और अब समय आ जाता है 1990 का, और उस समय जन्म होता है उल्फा का, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये एक ऐसा ग्रुप है जो शस्त्र उठाकर भारत को तोड़ने की राजनीति करता है और असम को अलग करने की कोशिश करना चाहता है। आज भी इनके कई सारे गोरिल्ला फाइटर असम में पाए जाते हैं। और कहा जाता है कि एक समय ये हेमंता बिस्वा शर्मा उल्फा को बहुत सपोर्ट किया करते थे। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 1 जनवरी 1991 को हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर पान बहार पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज होता है टाडा का। और जब पुलिस सर्च करती है तो उनके हॉस्टल के किचन से उन्हें एक रिवॉल्वर मिलती है और 25 कारतूस मिलते हैं, जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर आर्म एक्ट की भी धारा लगाई जाती है। 28 मार्च 1991 में चांदमारी पुलिस स्टेशन असम का एक पुलिस स्टेशन है, वहां पर फिर से इसी हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर टाडा केस के धारा लगाए जाते हैं। इस बार उनके ऊपर ये आरोप था कि असम के कई बड़े बड़े बिजनेसमैन से पैसा निकाल कर ये उल्फा को दे रहे हैं। और जब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशंस करती है, तब इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हेमंता को 15 दिन की कस्टडी में भी रखा जाता है। अगर हम लोग 1991 की बात कर रहे हैं तो हम लोग उस समय को कैसे भूल सकते हैं, जिस समय फरवरी 1991 में कांग्रेस के एक दिग्गज नेता मनमेंद्र शर्मा की हत्या कर दी जाती है असम में। और उस समय सबसे बड़ा नाम इस केस में हेमंता का ही आता है। कहा यह जाता है कि उल्फा के थ्रू इस मिशन को अंजाम दिया जाता है हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा। और उल्फा को बहुत सारा पैसा दिया गया था हेमंता के द्वारा इस मिशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद हेमंता का जीवन थोड़ा डामाडोल हो चुका था। उनको पता नहीं चल रहा था कि उनकी अपनी जिंदगी में उन्हें क्या करना है, लेकिन वो उस समय एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की नजर में आ गए थे। असम के उस समय में सीएम हुआ करते थे हितेश्वर शैकिया, और वो उस समय में ये देख रहे थे हेमंता का ग्राउंड लेवल में पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। उनका जो लोकल कैडर का सपोर्ट था वो बहुत ही ज्यादा मजबूत था, तो वो हेमंता को एसेट देखते हुए अपने साथ रख लेते हैं। और उसके बाद हेमंता सीएम के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। हेमंता का इसके बाद भविष्य बहुत ही ज्यादा उज्जवल दिखने लगता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक ये भी बात याद रखना है कि ये जो हितेश्वर है ये कांग्रेस पार्टी के थे, और ये जो हेमंता है ये AASU के लीडर हुआ करते हैं। ये दोनों पार्टी की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए हेमंता कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद कांग्रेस के तरफ से वो चुनाव लड़ने लगते हैं। कांग्रेस के साथ जुड़ने के बाद यही हितेश्वर हेमंता के पॉलिटिकल गुरु बन जाते हैं। और अब अमेजिंगली देखिए 1996 का जब समय आता है तो चांदमारी पुलिस स्टेशन और पान बहार पुलिस स्टेशन, जो आसाम का पुलिस स्टेशन था जहां पर टाडा के केसेस दर्ज किए गए, वहां से ये केसेस के जो फाइल्स थे या डायरी थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं, थिन एयर में गायब हो जाते हैं। तो उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा का केस ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाता है। इसके बाद हेमंता का पकड़ पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। पहली बार 1996 में ही हेमंता को टिकट दिया जाता है कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन लड़ने के लिए, जिस इलेक्शन को वो हार जाते हैं। लेकिन 2001 में ये वो इलेक्शन जीत जाते हैं, वो भी अपने पॉलिटिकल गुरु को हराते हुए। 2001 में असम में कांग्रेस की सरकार बनती है। उसके बाद हेमंता सीधे स्काई रॉकेट कर जाते हैं। 2001 में तरुण गोगोई असम के सीएम डिक्लेयर किए जाते हैं, लेकिन उस समय सबको ये पता लग गया था कि हेमंता का ग्राउंड लेवल में पकड़ कितना ज्यादा मजबूत है। सब समझ गए थे कि असम में असली सीएम कौन है। सारे काम तरुण गोगोई किया करते थे, लेकिन ग्राउंड लेवल में जितने भी काम हैं, जैसे कि वोट लाने के काम होते हैं
और डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं वो सारे के सारे हैंडल किया करते थे हेमंता बिस्वा शर्मा। इसके बाद लगातार कांग्रेस असम में इलेक्शन जीतते हुए आई थी। 2011 में जब इलेक्शन हुआ तो एक बार फिर से कांग्रेस ही इलेक्शन जीतते हुए आई, लेकिन 2012 में एक इंटरनल इलेक्शन किया जाता है जो कि रीऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होता है, जिसमें कि बिस्वा के जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सब जीत जाते हैं और तरुण गोगोई की जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सब हार जाते हैं। इसका मतलब ये था कि जितने भी कैंडिडेट थे वो असम का असली सीएम हेमंता को बनाना चाहते थे, लेकिन तरुण गोगोई ऐसा होने नहीं देना चाहते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा इसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास चले जाते हैं कि मुझे असम का सीएम बनना है। सोनिया गांधी हाँ में हाँ मिला देती है, जिसके बाद हेमंता वापस चले जाते हैं। सोनिया गांधी गुलाम नबी आजाद को जिम्मेदारी देती है असम के चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप को बदलने की जिम्मेदारी आपको देती है, आप अगले दिन ही जाइए और वहाँ की लीडरशिप को बदल कर आइए। लेकिन गुलाम नबी आजाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि अगले ही दिन वो जैसे ही असम के लिए रवाना होने वाले थे कि राहुल गांधी अपने वो ऑफिस में बुला लेते हैं और वही ऑफिस में उन्हें बैठा कर रखते हैं और राहुल गांधी वहां पर ये बोलते हैं कि असम की लीडरशिप में कोई भी चेंजेस नहीं होगी और आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की जो कि ये बोलती थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा अगर बगावत कर भी देता है तो असम में कांग्रेस की पकड़ बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी, जो कि शायद राहुल गांधी के खुद के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होती है कि आगे जाके ये देखने को मिलता है। और 2013 का समय आता है जब हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं, तब उस समय वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार भाषण देते रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि असम में हम लोग ऐसे कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को आने नहीं देंगे जो हिंदू मुसलमान की राजनीति लड़ती है और अपनी वो इलेक्शन जीतती है। असम हमेशा सेकुलर स्टेट रहा है और सेकुलर स्टेट बन के रहेगा। लेकिन इसके बाद ही शारदा चिट फंड का केस होता है जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम आता है और उस समय जो शारदा चिट फंड के चीफ हुआ करते थे वो सीबीआई को एक पत्र लिखते हैं। वो ये बोलती है कि असम में उसकी बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हेमंता बिस्वा शर्मा 3 करोड़ लिए थे, जिस पैसे को उन्होंने कभी वापस नहीं किया था। इस आरोप के बाद सीबीआई फौरन हेमंता बिस्वा शर्मा के घर और उनके वाइफ के ऑफिस पर छापा मारती है, जिस छापे के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ये बोलते हैं कि जब तक मेरा इस केस से नाम साफ नहीं हो जाता है तब तक मैं एक भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। पूरा मामला है ये और भी ज्यादा गर्म होने वाला था और ये चीज हेमंता बिस्वा शर्मा को पता था और धीरे धीरे कांग्रेस में हेमंता की पकड़ कमजोर होती जा रही थी और कांग्रेस हेमंता को साइडलाइन करना चाहता था। 2015 का वो समय था जब हेमंता बिस्वा शर्मा डिसाइड कर चुके थे कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जो शारदा चिट फंड में हेमंता का नाम आया था वो तुरंत ही गायब हो जाता है। मुझे याद आया कि एक समय जब हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर शारदा चिट फंड के केस लगे थे, उसकी जो फाइल होती है जिसमें केस रिकॉर्ड किया जाता है वो केस की फाइल गायब हो जाती है, एग्जैक्टली बिल्कुल टाडा के केस की फाइल की तरह। और धीरे धीरे लोग सारे शारदा चिट फंड के केस को भूल जाते हैं। लेकिन हेमंता को कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे बड़ा लॉस यहाँ कांग्रेस पार्टी को हुआ था। वो जानती थी कि हेमंता की ग्राउंड लेवल रूट की पकड़ कितनी ज्यादा मजबूत है, लेकिन तभी भी उनको लीडरशिप नहीं दे पाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हेमंता से लीडरशिप की प्रॉमिस करी थी। लेकिन 2016 में जब असम में इलेक्शन होते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी असम की चीफ मिनिस्टर नहीं बनाती है, बल्कि उन्हें और मिनिस्ट्री के पद दिए जाते हैं। लेकिन 2021 में असम में जब फिर से इलेक्शन होते हैं तो उस समय हेमंता बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया जाता है और उनको असम का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा का भारत में एक बहुत बड़ा नाम हो गया है। लेकिन आपको एक बात जरूर याद रखना है कि यही हेमंता बिस्वा शर्मा एक बहुत बड़े सेकुलर नेता हुआ करते थे। जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरों को खुश रखने के लिए उन्होंने बार बार मुसलमानों के खिलाफ भाषण देते आए हैं।
इसी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये भी बोला है कि लव जिहाद एक बहुत बड़ा आरोप है जिसकी सजा उम्र कैद तक होनी चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ लगातार भाषण देते आए हैं। 35% जो पॉपुलेशन है असम का वो मुस्लिम का है, लेकिन कहीं न कहीं इस सारे पॉपुलेशन से हेमंता का एक बहुत बड़ा मतलब है। और आज हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत बड़े बदले हुए पॉलिटिकल फिगर दिखते हैं। वो एक ऐसे पॉलिटिकल फिगर दिखते हैं जो कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब भी उन्हें दिखता है कि दूसरी पार्टी में उन्हें फायदा है तभी वो पलटकर दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं। ये हम लोग उनकी हिस्ट्री देखकर भी पता लगा सकते हैं। और वो जो भी पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनके ऊपर जो केस लगाए गए थे, चाहे वो क्रिमिनल के हो चाहे वो किसी और के केस हो, वो सारे केस गायब हो